फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। एस्पेक्ट जो कवर करता है ये एग्रीमेंट्स, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एनफोर्समेंट के बारे में बताता है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेटलमेंट के बारे में बताता है। फिर इसके साइलेंट फीचर्स देखेंगे, इसमें ये सब पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर फार रीचिंग कंसिक्वेंस ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ ट्रिप्स एग्रीमेंट के आने से। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। नाउ हिस्ट्री ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसमें बेसिकली जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था उसको लाने का वजह यही था कि ग्रोथ बढ़ रही थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ग्रोथ बढ़ रही थी। इसी चक्कर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो बढ़ रहे थे और नीड लगी हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इसीलिए हम लोग ने ग्लोबल एग्रीमेंट करवाया। ठीक है। फिर जो गैट था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये बेसिकली उस समय पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखता था इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है। फिर गैट के बाद हमारा आया WTO जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ। ये फिर बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखने का काम किया। जो गैट था ना, गैट के लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन में 8 राउंड हुए थे नेगोशिएशन के। नेगोशिएशन एक तरह से बातचीत समझ लो। तो नेगोशिएशन के जो लास्ट राउंड थे उसमें उरुग्वे राउंड जो था उसमें बेसिकली ये ट्रिप्स एग्रीमेंट को लाया गया था जो कि 1995 में लाया गया था। और इसमें बेसिकली जितने भी सिग्नेटरीज थे जो भी साइन कर रहे थे ट्रिप्स एग्रीमेंट में, उनको अपने अपने देश में जा करके बेसिकली डोमेस्टिक लॉज बनाने थे जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट का हिस्ट्री था कि ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पहले गवर्न करता था, कौन गवर्न करता था? गैट गवर्न करता था। गैट के बाद आया WTO, वो गवर्न करता था। और जो लास्ट राउंड था, 8 राउंड्स हुए नेगोशिएशन की, जो लास्ट राउंड था उरुग्वे राउंड, उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट को नेगोशिएट किया गया 1995 में। और उसमें सिग्नेटरीज जो थे वो डोमेस्टिक लॉज बनाएंगे अपने अपने कंट्री में जाके, ये बात हुई थी इसमें। ठीक है। फिर जो एस्पेक्ट्स कवर्ड बाय द एग्रीमेंट, क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर्ड है एग्रीमेंट के द्वारा। ठीक है। तो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ठीक है। ट्रेड रिलेटेड रीजन के मतलब में बहुत लार्ज एक्सटेंट तक, मैंने ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं, ट्रेड से जुड़े हुए जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ट्रिप्स एग्रीमेंट का था। ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव था, कॉम्प्रिहेंसिव न्यू फ्रेमवर्क था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। ठीक है। फर्स्ट एग्रीमेंट था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सारे एरियाज़ को कवर करता था। ठीक है। जैसे कि स्टैंडर्ड, इन्फोर्समेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता था। ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड में बेसिकली स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट करता था, जितने भी मेंबर्स थे स्टेट के उसको एक मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया गया था, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दी गई थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। फिर उसमें सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरीज होती थी वो इस एग्रीमेंट में कवर्ड थी। ईच एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज कवर्ड इन सच अ वे ऑल द मेजर सब्जेक्ट मैटर इज कवर्ड। जितने भी मेजर सब्जेक्ट मैटर्स है सारे को ही बेसिकली कवर कर दिया गया था, जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते थे सबको ध्यान में रखा गया था। ठीक है। जैसे कि क्या क्या राइट्स होने चाहिए, क्या पॉसिबल एक्सेप्शंस होंगे, मिनिमम प्रोटेक्शन कितना मिलेगा, इस सब के बारे में दिया गया था। फिर एनफोर्समेंट बेसिकली ये बात करता है कि डोमेस्टिक प्रोसेस एंड रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है। देखो, कोई राइट मिलती है, राइट के साथ में हमेशा रेमेडी मिलनी चाहिए। राइट मतलब कोई अधिकार, रेमेडी मतलब उपचार। मीन्स कोई भी चीज़ को हमारे पास है तो उसको हमको अगर कुछ उसको हो जाता है, जैसे मेरे को कोई अधिकार मिले, अगर वो अधिकार छीन जाएंगे तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है, तो वो भी देना। तो डोमेस्टिक प्रोसेस वगैरह मतलब प्रोसेस वगैरह बनाने के लिए बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, और रेमेडी के लिए भी बात किया गया कि तुमको बनाना पड़ेगा, ऐसे बोले सिग्नेटरीज को। ठीक है। किसके? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एनफोर्समेंट के लिए। ये हेल्प करता था राइट होल्डर को एंजॉय करने के लिए, सक्सेसफुल एक्सरसाइज करने के लिए अपने राइट्स को। ठीक है। देन
डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में बात किया गया था कि इसमें मैकेनिज्म बताया गया था किस तरह से हम लोग अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर डिस्प्यूट आती है तो सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये भी इस में बताया गया था, ट्रिप्स एग्रीमेंट में बताया गया था। देन साइलेंट फीचर्स करेंगे ट्रिप्स एग्रीमेंट में। इसमें 73 आर्टिकल्स थे, 7 पार्ट्स थे। जो पार्ट 1 था वो बात करता था जनरल प्रिंसिपल एंड बेसिक प्रिंसिपल, जनरल प्रोविजन बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। पार्ट 2 जो है हमारा बेसिकली वो अवेलेबिलिटी स्कोप के बारे में बात करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। फिर पार्ट 3 जो है हमारा वो एनफोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। पार्ट 4 हमारा बात करता है प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन पार्ट 5 बात करता है प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हम लोग बोले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे इसको कवर किया गया था पार्ट 5 में। पार्ट 6 बात करता है ट्रांजिशन एग्रीमेंट की। पार्ट 7 बात करता है इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट की। ठीक है, तो ये होता क्या है, दोनों एग्रीमेंट बता रही हूँ मैं। जो ट्रांजिशन एग्रीमेंट होता है वो बेसिकली बोलता है कि कोई टाइम पीरियड दिया गया है तुमको, ठीक है। स्टेट जो थे, जितने भी सिग्नेटरीज थे, साइन किए थे उस एग्रीमेंट, उनको बोले कि आप ना ये जो टर्म्स है जो इम्प्लीमेंट होने हैं, मतलब जो एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स लिखे गए हैं उसको अपने अपने रेस्पेक्टेड कंट्रीज़ में अप्लाई करो। एग्जांपल के लिए कि उसमें बात हुआ कि कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे बात हो गई कि कॉपीराइट को प्रोटेक्शन देना है, फिर जगह इंडिया में बना लिए नया एक्ट, कॉपीराइट एक्ट बना लिए, इस टाइप से एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट के बारे में ये बोलता है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो स्टैब्लिश करेगा एक ट्रिप्स काउंसिल को। मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट बेसिकली एक काउंसिल बना रहा है, एक तरीका, एक ग्रुप बना रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है जो कि कंप्लायंस के बारे में बात करेगी। मतलब कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में, उस चीज़ को देखने का काम करे। लुक आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट इन देयर कंट्री। यहाँ पे बोल दिया कि आपको समय दे रहे हैं, ट्रांजिशन एग्रीमेंट में आपको बोल रहे समय दे रहे हैं, कुछ जाके बना लो। इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट में बोलते हैं कि हम एक ना कम्युनिटी बना देते हैं, अथॉरिटी बना देते हैं, वो आपके ध्यान रखेगी इस मैटर में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। प्रमोट करता है इनोवेशन क्रिएटिविटी को, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के बारे में बात करता है और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है। ये सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कंपनीज को इन्वेस्ट करने के दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ है तो इंसान वहाँ पे फिर बॉर्डर बैरियर नहीं आता, फिर उसको इनोवेशंस काम करते हैं और ट्रेड रिलेशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। फिर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली क्या हुआ, जो यहाँ पे इंडिया में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, मतलब इंडिया में क्या चेंजेस आए ट्रिप्स एग्रीमेंट के आने के बाद, मतलब क्या उसके गुड इफेक्ट्स थे, ठीक है। तो इफेक्ट यही थे कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। तो इंडिया जो है ना वो बेसिकली जेनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो मेडिसिन्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, वो एक तरह से इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस्ड रहती है। मतलब कोई भी दवाई है, दवाई का खाली बस नाम बता देंगे कि ये दवाई है और उसमें इतने इतने परसेंटेज, इतना 3 mg 4 mg का ये दिया गया, कंपोजिशन लिखा रहता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड नेम से दवाइयाँ कम मिलती है, बट यहाँ पे मतलब ब्रांड नेम रहता है, हर चीज़ का ब्रांड नेम ऑब्वियसली रहता है, लेकिन नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। तो नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ जो होती है ना वो बेसिकली जो नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ होती है वो बेसिकली ना वो बेसिकली क्या बोलते उतनी ही इफेक्टिव होती हैं जितना ब्रांडेड वंस रहती, ठीक है। बट इसका कॉस्ट कम रहता है, लेस एक्सपेंसिव होती, ठीक है। तो बात करता है तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि एक मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी पेटेंट रहेगा उसको जो ड्रग्स का पेटेंट करवाना पड़ेगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कोप था किसका, दवाइयों को प्रोड्यूस करने का, वो लिमिट हो गया एक तरह से, ठीक है, लिमिट हो गया। और इंडिया की एबिलिटी टू प्रोड्यूस अफोर्डेबल मेडिसिन वो थोड़ी सी कम हो गई। अब जो दवाइयाँ हो गई उसकी प्राइसेस इंक्रीज होने लगी, ठीक है। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट का एक साइड इफेक्ट टाइप से समझ लो कि जो जेनरिक दवाइयाँ थी उनको पेटेंट करवाना पड़ गया, मतलब उस ट्रिप्स एग्रीमेंट के चक्कर में मैंडेटरी हो गई कि पेटेंट कराना पड़ेगा। उस चक्कर में कि ड्रग्स पेटेंट होने लगे, हर मतलब जेनरिक दवाइयाँ कम हो गई और ब्रांडेड दवाइयाँ बढ़ गई, तो प्राइस उसकी मैक्सिममली ज़्यादा होती है और जेनरिक दवाइयाँ की कम होती है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में बात की गई, ठीक है। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लाया गया। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती थर्ड पार्टी को कि कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, मतलब कोई पेटेंट वाला सामान उसको इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं इन लोग, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब
पेटेंट वाला सामान जो है ना उसको ओनर के विदाउट कंसेंट के, कंसेंट जो होती है, जो ओनर इसके पेटेंट ओनर उसके विदाउट कंसेंट के भी तुम उसकी दवाइयाँ प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें कब किस किस कंडीशन में तुम ऐसा कर सकते हो, तो बताता है कि जब ना पेटेंट होल्डर जो है ना वो बेसिक नीड्स, मतलब जो पब्लिक नीड्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या तो फिर अनरीजनेबल प्राइस में दे रहा है, या तो फिर इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक उसको मीट करने के लिए, वहाँ पे जो डिमांड उसको मीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है अपने को क्या बोलते हैं इसकी डिमांड्स उसको मीट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर बूस्ट करता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहता है, वो इनकरेज करता है पर इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा इनोवेशन करने के लिए, इंक्रीज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाता है, वैरायटी प्लांट वैरायटी जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लास्ट दो पॉइंट ये है कि बूस्ट करता है इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को। ठीक है, और जो अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छे से रहेगा, इंडिया में था तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े इंडिया में इस चक्कर में, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आया, जो प्लांट वैरायटी हम लोग पढ़े थे ना अभी टाइप्स में, तो प्लांट वैरायटी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है अंडर कौन सा एक्ट था, आईटी एक्ट में शायद तक था, कौन सा एक्ट में, तो ये प्लांट वैरायटी भी हमारा मतलब प्रोटेक्टेड है। तो उसके चक्कर में हमारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म आए, मतलब एग्रीकल्चर में भी इंक्रीज हुआ। तो ये सब कंसिक्वेंस थे एक तरह से कि इंडिया में क्या इसका इफेक्ट पड़ा, ये इफेक्ट पड़ा था इंडिया में इन ट्रिप्स एग्रीमेंट के आने से।